महानगरीय प्रदेशों का नियोजन एक विशिष्ट उद्देश्य प्रदेश के नियोजन का उदाहरण है। स्पेशल पर्पस प्लानिंग का महानगरीय क्षेत्र तेजी से जनसंख्या वृद्धि दर्शाते हैं, जो मुख्यतः बृहत बड़े स्तर पर होने वाले माइग्रेशन का परिणाम होती है। गांव में जहां रोजगार के अवसर नहीं हैं या आर्थिक उत्पादकता के अवसर कम हैं, वहाँ बेरोजगारी और कृषि पर बढ़ते हुए दबाव, निर्धनता आदि के कारण लोग मजबूरी से नगर महानगरों की ओर प्रवास करते हैं। तो ये सब पुश फैक्टर हैं, धकेलने वाले पुश फैक्टर काम करते हैं। दूसरी ओर महानगरीय क्षेत्रों में विभिन्न सुविधाएं आकृष्ट करती हैं, ये पुल फैक्टर का काम करती हैं जनसंख्या को, प्रवास को बढ़ाने में। तो ग्रामीण क्षेत्रों में पुश फैक्टर और महानगरीय क्षेत्रों में जो पुल फैक्टर है, आकर्षण के कारक हैं, ये मिलकर काम करते हैं और जिससे महानगरीय क्षेत्रों में तेजी से वृद्धि होती है। विस्फोटक वृद्धि बोलते हैं जिसे। महानगरों में इस ग्रामीण निर्धनता के स्थानांतरण, महानगरों में भीड़ भाड़, निम्न गुणवत्ता के आवास तथा प्रदूषण जैसी समस्याएं बढ़ती जाती हैं। महानगरीय वृद्धि वस्तुतः विभिन्न सामाजिक आर्थिक कारकों का प्रतिफल है। आर्थिक दृष्टि से किसी महानगर को एक वृद्धि केंद्र या वृद्धि ध्रुव के रूप में देखा जा सकता है, जो अपने पूरक प्रदेश यानी कि प्रभाव क्षेत्र, महानगर का चारों ओर का जो प्रभाव क्षेत्र है, उससे क्रियात्मक रूप से जुड़ा होता है। महानगरीय प्रदेशों का नियोजन इसी सैद्धांतिक आधार पर किया जाता है। महानगरीय प्रदेश के नियोजन की उत्पत्ति कैसे हुई? विश्व और भारत की प्राचीन सभ्यताओं में नगरीय नियोजन के उदाहरण मिलते हैं। मध्यकाल में भी, प्राचीन काल में भी, प्राग ऐतिहासिक काल में भी। भारत में भी नगरीय नियोजन के प्रयास स्वतंत्रता के पश्चात बड़े स्तर पर किए गए, लेकिन ये नगर के भीतर किए जाने वाले नियोजन हैं, जबकि महानगरीय प्रदेश का नियोजन अलग होता है। वो एक नगर या महानगर और उसके प्रभाव क्षेत्र को संयुक्त रूप से लेता है कि महानगर की वृद्धि में जो लोगों के प्रवास का जो बड़ा भारी भूमिका है, वो प्रवास उस महानगर के प्रभाव क्षेत्र से होता है। तो प्रभाव क्षेत्र, महानगर और उसके प्रभाव क्षेत्र का संयुक्त जो योजना बनती है विकास के लिए, महानगर और उसके प्रभाव क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिए, उसको हम कहते हैं महानगरीय प्रदेश नियोजन। इसलिए महानगरीय प्रदेश का नियोजन अपेक्षाकृत नया है। पहले नगर के भीतर सिटी प्लानिंग, नगर नियोजन, टाउन प्लानिंग की ही बात होती थी, है ना। ये महानगरीय प्रदेश का नियोजन 20वीं सदी की ही देन है, जो तेजी से बढ़ते हुए महानगरों से संबंधित समस्याओं को देखते हुए ही शुरू किया गया पिछली शताब्दी में। स्पेसिफिक पर्पस प्लानिंग विशिष्ट उद्देश्य मूलक नियोजन का उदाहरण है। अत्यधिक प्रवास और महानगरीय वृद्धि का दुष्प्रभाव न केवल महानगर के भीतर महसूस होता है, अपितु जिन प्रदेशों से निवासी आते हैं वहाँ भी विकास की प्रक्रिया थम जाती है, क्योंकि वहाँ के युवा लोग बाहर प्रवास कर जाते हैं। प्रतिभाशाली और युवा लोग बाहर निकल जाते हैं, तो वो स्रोत क्षेत्रों में भी अपना नुकसान होता है, हानि होती है प्रवास के कारण। महानगरीय प्रदेश की विशेषताएं और समस्याएं कौन कौन सी विशेषताएं हैं?
क्या समस्याएं इन प्रदेश? पहला, कोई महानगर एक उपयुक्त अवस्थिति पर विकसित हुआ आर्थिक व प्रशासनिक गतिविधियों का केंद्र होता है। ऐसे महानगरों में बड़े स्तर पर जो होने वाली आर्थिक गतिविधि है उनसे जो बचत होती है, जिसे पैमाने की बचत बोलते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कि इनके कारण उद्योग व अन्य आर्थिक गतिविधियां समय के साथ अधिकाधिक केंद्रित होती जाती हैं। दूसरी विशेषता है कि ऐसे महानगर का एक विस्तृत प्रभाव क्षेत्र होता है जो महानगर के आकार के समानुपातिक होता है। जितना बड़ा महानगर होगा उतना ही बड़ा उसका प्रभाव क्षेत्र भी होगा। बड़े महानगर में आर्थिक गतिविधियों और उनका जो विविधता है वो भी बड़ी भारी होती है, ज़्यादा होती है। और इन आर्थिक गतिविधियों के बड़े स्तर पर केंद्रण के कारण उन महानगरों का आर्थिक जो लेन देन अपने प्रभाव क्षेत्र से वो भी बड़े क्षेत्र पर, बड़े प्रभाव क्षेत्र पर देखा जा सकता है। इस प्रभाव क्षेत्र को ही हम महानगरीय प्रदेश भी कह सकते हैं। महानगरों को प्राप्त होने वाले कच्चे माल व श्रमिक इसके प्रभाव क्षेत्र से आते हैं, यानी कि महानगरीय प्रदेश से आते हैं। महानगरों में निर्मित विभिन्न वस्तुएं और सेवाएं ग्रहण करने के लिए संपूर्ण प्रदेश के लोग महानगर की ओर आते हैं, उनकी सेवाएं लेने के लिए, उत्पाद खरीदने के लिए। यानी कि महानगर अपने प्रभाव क्षेत्र के लिए एक केंद्र स्थल का काम करते हैं। हम इसको केंद्र स्थल की, सेंट्रल प्लेस की अवधारणा के में देख सकते हैं। जैसे जैसे महानगर का आर्थिक महत्व बढ़ता है वैसे वहाँ सांस्कृतिक महत्व की गतिविधियाँ भी केंद्रित होने लगती है। शिक्षा, संस्कृति, कला और नए नए नवाचारों के उद्गम का स्थान यही महानगर होते हैं। महानगर तथा इसके प्रदेश को केवल इन दो तथ्यों के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि किसी महानगरीय प्रदेश में सबसे छोटे गांवों से लेकर बड़े कस्बे, नगर, क्षेत्रीय नगर आदि एक पदानुक्रम के रूप में वितरित पाए जाते हैं। अर्थात महानगर प्रदेश विभिन्न प्रकार के अधिवास केंद्रों से बना होता है। छोटे गांव, बड़े गांव, छोटे कस्बे, फिर नगर, फिर महानगर, है ना। ऐसे अलग अलग आकार के अधिवास केंद्र पूरे महानगरीय प्रदेश में मिलेंगे। इन अलग अलग आकार के अधिवासों तथा महानगर के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक व प्रशासनिक अंतर संबंध पाए जाते हैं, जो विभिन्न उत्पादों, सूचनाओं, जनसंख्या आदि के प्रभावों के द्वारा, लेन देन के द्वारा जिन्हें देखा जा सकता है। महानगरीय तथा अन्य बड़े नगर केंद्र अपने से छोटे अधिवासों में बसे हुए लोगों पर अपने आकर्षण के कारण जनसंख्या के प्रवाह को जन्म देते हैं। जनसंख्या महानगरों की ओर आती रहती है, जिससे इन महानगरों का आकार भी बढ़ता रहता है। और फिर नई समस्याएं उत्पन्न होती हैं वहाँ रहने की, आवास की, आधारभूत सेवाओं की, प्रदूषण की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जब लंबे समय तक अधिवासों के पदानुक्रम से होते हुए महानगरीय प्रदेश के वासी अंततः महानगर में पहुंचते हैं तो वहाँ उपरोक्त समस्याएं अपने गहन रूप में दिखाई पड़ने लगती हैं। इस चर्चा से स्पष्ट है कि यदि महानगर के प्रभाव क्षेत्र में स्थित विभिन्न अधिवासों में सामाजिक आर्थिक उन्नति के अवसर उपलब्ध करा दिए जाए तो न केवल महानगरों पर केंद्रित ध्रुवीकृत विकास प्रारूप, यानी कि असमान क्षेत्रीय विकास, ये खत्म हो जाएगा, बल्कि महानगर सहित संपूर्ण प्रभाव क्षेत्र में संतुलित प्रादेशिक विकास का भी लक्ष्य मिल सकेगा। भारत में अगर महानगरीय प्रदेशों के नियोजन
को देखें तो महानगरीय प्रदेश नियोजन का प्रारंभ जो हुआ वो 1955 में नगर नियोजन संगठन टाउन प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उसकी स्थापना के साथ शुरू हुआ। इस संगठन ने दिल्ली महानगर के प्रादेशिक नियोजन हेतु 3 स्तरीय प्रारूप का सुझाव दिया कि दिल्ली नगर क्षेत्र, दिल्ली महानगर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश नेशनल कैपिटल रीजन। दिल्ली महानगरीय प्रदेश में दिल्ली के नगरीय करोड़ से गहरे संबंध रखने वाले गांवों या नगरीय क्षेत्रों को शामिल किया गया। एनसीआर या नेशनल कैपिटल रीजन में एक विशाल प्रदेश शामिल है जिसमें वो नगर भी शामिल किए गए हैं जो दिल्ली के प्रभाव क्षेत्र में है तथा जिनकी वृद्धि दिल्ली की वृद्धि से जुड़ी है। उपरोक्त संदर्भ में दिल्ली का मास्टर प्लान देश के नगरीय व प्रादेशिक नियोजन में मील का पत्थर माना गया। ऐसे महानगरीय प्रदेशों के नियोजन के लिए अच्छा उदाहरण माना गया है दिल्ली की जो योजना बनी मास्टर प्लान। इस योजना की उल्लेखनीय विशेषता दिल्ली की जनसंख्या को दिल्ली से बाहर एनसीआर के विभिन्न वलय नगर, दिल्ली के चारों ओर एक रिंग के रूप में फैले नगर जो है उनको चयनित किया गया। जैसे यूपी में गाजियाबाद, हरियाणा में फरीदाबाद, गुड़गांव, बहादुरगढ़ और एक है लौनी। ये उद्देश्य था कि जो दिल्ली महानगर की जनसंख्या है उसको है ना या दिल्ली महानगर की ओर प्रवास जो होता है वो उसको रोक कर इन वलय नगरों की या रिंग टाउन्स की ओर उनको निर्देशित किया जाए, प्रवास को वहाँ की ओर ले जाया जाए ताकि दिल्ली महानगर पर समस्या जो जनसंख्या का जो दबाव है वो कम हो जाए। एनसीआर में दिल्ली, यूपी, हरियाणा व राजस्थान के करीब 30,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को शामिल किया गया है। इस योजना के अंतर्गत दिल्ली में स्थित आर्थिक गतिविधि, विशाल उद्योग, सरकारी कार्यालयों को नगर वलय केंद्रों में भी ले जाने का प्रावधान है कि दिल्ली महानगर के चारों ओर जो वलय नगर हैं, रिंग टाउन, उसमें दिल्ली में स्थित विभिन्न ऑफिस जो हैं उनको वहाँ ले जाने का भी प्रावधान रखा गया है ताकि दिल्ली में भीड़ कम से कम हो। एनसीआर प्रदेश में आधारभूत ढांचे के विकास हेतु दिल्ली व अन्य संबंधित राज्यों के मध्य एक संबंधित प्रशासनिक ढांचा स्थापित किए जाने की योजना है। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड एनसीआरपीबी की स्थापना इस प्रदेश में नियोजित विकास तथा उसकी देखरेख के कार्य हेतु की गई है। एनसीआर योजना के बाद 1961 में कलकत्ता महानगरीय नियोजन संगठन सीएमपी, कलकत्ता मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किया गया। इससे पूर्व 1960 में महानगर के विकास की योजना नीति के रूप में भी तैयार की गई थी। कोलकाता महानगर योजना में एक विशाल क्षेत्र को लिया गया जिसमें बंगाल के अतिरिक्त निकटवर्ती राज्यों के क्षेत्र भी शामिल थे। मुंबई महानगर विकास हेतु सन 1967 में बम्बई महानगरीय प्रादेशिक नियोजन संगठन का गठन हुआ जिसकी योजना 1971 में प्रकाशित हुई। इस योजना में विभिन्न वाणिज्यिक गतिविधियों को महानगरीय करोड़ के बाहर रखने का प्रस्ताव रखा गया था। महानगरीय केंद्रों के चारों ओर विस्तृत प्रभाव क्षेत्र में ध्रुवीकृत विकास यानी कि असमान विकास के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए महानगरीय प्रदेश एक विशिष्ट उद्देश्य पर रीजन है, स्पेशल पर्पज रीजन है।
समान प्रादेशिक विकास सुनिश्चित करने के लिए महानगरों के प्रभाव क्षेत्र के विभिन्न अधिवासों में महानगर जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाते हैं, ताकि उन क्षेत्रों से महानगर की ओर माइग्रेशन या प्रवास न हो। भारत में एनसीआर नियोजन इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। एनसीआर की जो प्लानिंग की गई है वो इस संदर्भ में भारत के लिए देखें तो वो सबसे अच्छा उदाहरण महानगरीय प्रदेश का वही है। थोड़ा बहुत जो सफलता मिली है वो इसी के संदर्भ में मिली है। महानगरीय नियोजन में विभिन्न प्रशासनिक, वित्तीय एवं अन्य जटिल कारकों के कारण भारत में महानगरीय प्रदेश नियोजन सफल नहीं हो पाया है। कई तरह के कारक हैं, जिसमें प्रशासनिक भी है, नीतिगत भी है, वित्त से जुड़े भी हैं, है ना। ऐसी कई जटिलता है जिससे ये महानगरीय प्रदेशों का नियोजन अधिक सफल नहीं हो पाया। भारत में भी विश्व के और देशों में भी ज़्यादा नहीं हुआ, कई देशों में।